चलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस वीडियो के अंदर में। इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कवर करने वाले हैं, पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग मेरे साथ नोट्स लेके जो है बैठ जाओ, हम लोग इसका जो है रिवीजन करते हैं शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 1 के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है। तो सबसे पहले गुड्स का हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी and include stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land। जो भी आपके थिंग्स आपके अटैच है और लैंड का जो पार्ट फॉर्म करते हैं वो भी इसके अंदर जो है इंक्लूडेड होते हैं, विच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये आपका जो है सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के अंदर जो है कवर होता है। अगेन इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं तो कोई भी स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, एक चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हम लोग देख रहे हैं। 3 टाइप के गुड्स में हमने जो है यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिजेंट गुड्स। सबसे पहले आते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर, तो आर गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे एग्जिस्टेंस में है वो आपके एग्जिस्टिंग गुड्स हो गए। दैट इज दोज ऑफ ओन और परचेज बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि सेलर आपका जो है परचेज करता है या फिर ओन करता है। इधर जो है फर्दर हम लोगों ने उसको 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या, तो मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और अग्री किए कि हम लोग ये गुड्स लेने वाले। ये हो गया आपके स्पेसिफिक गुड्स। असर्टेन गुड्स मतलब क्या, आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये जो है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है हम लोग असरटेन करते, इज मेड व्हेन, नीचे इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, व्हेन फ्रॉम अ लॉट ऑफ अनअसर्टेन गुड्स द नंबर और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर इज आइडेंटिफाई सच गुड्स आर कॉल्ड असर्टेन गुड्स। जब आपके पास एक लॉट से आप एक क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर लेते हो, एक नंबर आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो वो आपके जो है असर्टेन बन जाता है एक अनअसर्टेन क्वांटिटी के लॉट से जब आप ये करते हो तो। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड टाइप की कैटेगरी, इसके अंदर आता है अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स मतलब क्या, आर दोज गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, जिसको हम लोग स्पेसिफिकली कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करते, आर असर्टेन बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्टैक्ट। तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट यहाँ पे सब लोगों को क्लियर होएगा। अगर आपको मेरे वीडियो में थोड़ा सा लैग वगैरह दिखे तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सेटअप इशू है, तो इतना एडजस्ट कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं रहेगा। अगला आ जाता है हम लोग फ्यूचर गुड्स के अंदर। फ्यूचर गुड्स के अंदर क्या आता है, मीन गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद सेलर आपका मैन्युफैक्चर करेगा या फिर अक्वायर करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा। इट इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल। हमेशा आपके फ्यूचर गुड्स जो है A to S होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल होते हैं। आगे मैंने अगर कहीं पे भी A to S ये वर्ड यूज किया है तो उसका मतलब है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो ये बात याद रखना। कंटीजेंट गुड्स के अंदर क्या होता है, द एक्विजिशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन एन अनसर्टन कंटीजेंसी, तो वो आपके जो है कंटीजेंट गुड हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे नीचे हम लोग ने जो है डिलीवरी का मतलब देखा हुआ है और अलग अलग टाइप्स की डिलीवरी जो है हम लोगों ने देखी हुई है। सबसे पहले डिलीवरी का मतलब देख सकते हो, डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में लिखा गया है। एज अ जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द बायर। जो भी चीज़ आप बायर के पोजीशन में गुड्स को डालने के लिए करते हो तो आप डिलीवरी की तरह उसको रेफर कर सकते हो। और एनी पर्सन अथोराइज टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ, या फिर बायर के किसी भी पर्सन के बिहाफ पे जो आप कोई भी एक्शन लेते हो उसको गुड्स पहुंचाने के लिए, तो वो डिलीवरी मानी जाएगी। 3 टाइप की जो है डिलीवरी होती है, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव एंड सिंबॉलिक। एक्चुअल के अंदर जो होता है आप एक्चुअल में फिजिकल जो है डिलीवरी देते हो बायर को। कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है, तो टेक्स इफेक्ट्स विदाउट चेंजेस ऑफ पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं होता है, दैट इज बाय एक्नॉलेजमेंट। आप जनरली बस एक्नॉलेज कर देते हैं कि हाँ मैंने तेरे को डिलीवरी कर दी, डिलीवरी हो गई, लेकिन अब तक आपने उसको गुड्स फिजिकली उसके हाथ में थमाया नहीं, बस आपने एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि भाई डिलीवरी हो गई। फिर उसके बाद आते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर क्या होता है, बेस्ट एग्जांपल ये आता है गाड़ी का। आप गाड़ी लेने गए तो गाड़ी के बदले आपको हाथ में गाड़ी नहीं दी जाती, आपको चाबी दी जाती है। तो चाबी इज नथिंग बट यार सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर आ जाता है वो। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे, मर्केंटाइल एजेंट। ये जो है सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको याद कर सकते हो। तो मतलब इतना कुछ भारी सेक्शन नहीं है, हल्का सा सेक्शन है मर्केंटाइल एजेंट का। सेक्शन 2 और सबसेक्शन 9, इट मीन्स एन एजेंट हु इन द कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस
हैज एज सच एजेंट अथॉरिटी ईदर टू सेल गुड्स और टू कंसाइन गुड्स, या तो गुड्स बेचने के लिए या तो गुड्स कंसाइन करने के लिए उसके पास अथॉरिटी है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल और टू बाय गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, या तो उन गुड्स को बेचना, उनको कंसाइन करना, या फिर उन सिक्योरिटी को जो है उसके बेसिस पे जो है पैसा उठाना, मतलब उसको गिरवी रख के पैसा उठाना, और वो भी ये मर्केंटाइल एजेंट कर सकते हैं। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच का जो है फर्क देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, अगेन स्ट्रेस लेने की बात नहीं, याद होता तो ठीक है, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शंस, याद रखना। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर, वो या तो ट्रांसफर करता है फिर अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए, द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नीचे, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। जब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम, जब आपके फ्यूचर टाइम में जो है प्रॉपर्टी पास होने वाली है तो फिर वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है, फिर कोई कंडीशन के फुलफिलमेंट पे वो पास होने वाली है तो वो एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है। देयर आफ्टर टू बी फुलफिल इट इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट टू सेल, ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 में बताया गया है। फिर कुछ यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है वो कवर किया हुआ है, जैसे कि सेल और हायर परचेस का क्या कवर किया हुआ है एक, और दूसरा सेल एंड पेमेंट का कवर किया हुआ है। तो सेल एंड हायर परचेस का एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटर रहेगा अगर आप एग्जाम में भी ऐसा आता है तो आप 3 कॉलम बना के प्रेजेंट करो, बेसिस ऑफ डिफरेंस भी ऐड करो, तो ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे अच्छे नंबर मिलने की चांसेस है। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, सेल ऑफ बेसिस ऑफ डिफरेंस का जो है ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो ऐड नहीं करते, तो अगर आप वो करते हो तो अच्छा हो जाएगा। एक बार देख लेना, अगर याद रहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो जो पॉइंट्स याद है वो रैंडमली भी लिख सकते हो अगर टाइम नहीं बैठ रहा है तो। इधर फर्स्ट पॉइंट ये बैठता है कि प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल में इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, तो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेज टू द हायरर अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है तो आपको जो है तब होता है, जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तो आपको हायर परचेज का अलग से चैप्टर भी आएगा, उसके अंदर भी सेम डिफरेंस बिटवीन का जो है थ्योरी क्वेश्चन भी रहता है, एग्जाम में आता नहीं है लेकिन ठीक है। द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स, यहाँ पे ओनर ऑफ द गुड्स रहते हैं। द पोजीशन ऑफ द हायरर इज दैट ऑफ अ बेली till he pays the last installment. The buyer cannot terminate the contract and is bound to pay the price of the goods sale में the hire may be if he so likes terminate the contract by returning the goods। अगर वो terminate करना चाहते तो कर सकता है, उसको सिर्फ goods जो है रिटर्न करने पड़ेंगे without any liability to pay the remaining installment। कोई भी उसको remaining installment पे करने की liability नहीं होगी। The seller takes the risk of any loss resulting from the insolvency of the buyer। The owner takes no such risk for it the hirer fails to pay an installment। द ओनर हैज़ राइट टू टेक बैक द गुड्स। अगर आपका यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट पे करना वो फेल कर देता है तो वो गुड्स वापस ले सकता है आपका हायरर। द बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर फॉर फ्रॉम हिम। द हायरर कैनॉट पास एनी टाइटल इवन दो अ बोनाफाइड परचेजर। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती तब तक प्रॉपर्टी पास नहीं होगी हायर परचेज में। रीसेल के अंदर क्या होता है, तो बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स। आपका जो है रीसेल भी हो सकता है, यहाँ पे हायर परचेज में जो है आप रीसेल नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स उसकी पे कर दी है। तो यहाँ पे जो है ये वाला डिफरेंस बिटवीन खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा आते हैं सेल एंड मेलमेंट के ऊपर पे। तो सेल के अंदर सेल एंड मेलमेंट में क्या फ़र्क है, तो द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर सो इट इज़ ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। और बेलमेंट में क्या होता है, तो देर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। बेलमेंट में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली फॉर एनी ऑफ द रीजन लाइक सेफ कस्टडी कैरियज, आपने उसको संभालने के लिए दिया है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिया है। सो इट इज ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। द रिटर्न ऑफ गुड्स इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे रिटर्न नहीं हो सकता। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स, आपको बेली को कंपलसरी रिटर्न करना पड़ता है गुड्स को, जैसे उसका जो भी उसने जिस मकसद के लिए लिया है, जैसे वो मकसद अचीव हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही उसको वो रिटर्न करना पड़ता है। फिर टाइम बाउंड पीरियड के लिए उसने लिया था, तो जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हो जाता है उसको उतने टाइम बाद गुड्स को वापस करने पड़ते हैं। द कंसिडरेशन इज द प्राइस इन द टर्म्स ऑफ मनी। द कंसिडरेशन में भी ग्रेटिट्यूज और नॉन ग्रेटिट्यूज, ये आने वाले नए सिलेबस में आप लोग को जो है पढ़ने को मिलेगा, पहले इंटर पे होता था। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे यूनिट 2 के अंदर। उसके अंदर आते हैं हम लोग कंडीशंस एंड वारंटी के अंदर में। यहाँ पे पहले सबसे हम लोग कंडीशन एंड वारंटीज का जो है डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी कंडीशन की, इट इज़ एन स्टिपुलेशन एसेंशियल। याद रखना वो स्टिपुलेशन होती है, दोनों स्टिपुलेशन होती है, बट कंडीशन की जो स्टिपुलेशन है वो एसेंशियल है टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू गिव राइज टू अ राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 यहाँ पे कवर होता है। फिर अपन जो है वारंटी के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। तो वारंटी इज ऑल्सो अ स्टिपुलेशन बट इट इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच
गिव्स राइट्स टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस, यहाँ पे आपको डैमेजेस क्लेम करने के लिए राइट मिलता है, बट नॉट टू द राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। तो यहाँ पे आपका जो है रेप्यूडिएट करने का आपको राइट नहीं मिलता, लेकिन आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, और ऊपर आपको रेप्यूडिएट करने का जो है राइट मिल रहा था। वेदर अ स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स इन केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड किया जाएगा कि भाई वो कंडीशन है या फिर वारंटी है। और स्टिपुलेशन में भी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी, भले ही वो कंडीशन भी हो लेकिन उसको हम लोग बुला सकते हैं वारंटी, ऐसा जो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 में बताया गया, आगे भी देखेंगे इसका भी एक डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे कवर है। ऊपर के जो है बेसिक पॉइंट तो डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं, फिर ब्रीच करने पे आपको क्या एंटरटेनमेंट मिलता है वो भी अपन ने डेफिनेशन में देख रहे हैं। एक अलग से पॉइंट यहाँ पे तीसरा वाला आता है सिर्फ, ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर आप कंडीशन का ब्रीच करते हो तो हम लोग उसको वारंटी की ब्रीच की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, बट अगर आप वारंटी का ब्रीच करते हो तो हम उसको कंडीशन की ब्रीच की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला सेक्शन 13 के ऊपर, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, कब हम लोग को कंडीशन को जो है वारंटी की तरह ट्रीट करना है। तो सेक्शन 13 हमको बताएगा, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or to elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट ऐसा नहीं मानेगा कि कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो गया, बल्कि वो ये मानेगा बायर कि भाई हमारा जो है ब्रीच ऑफ कंडीशन यहाँ पे हुआ है, लेकिन मैं इसको ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेता हूँ और रेप्यूडिएट नहीं करता, उसको डैमेजेस के लिए सू करता हूँ। ऊपर हमने देखा था भाई अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, और नीचे हमने देखा था वारंटी का अगर जो है ब्रीच होता है तो आप ये कर सॉरी कंडीशन का अगर ये होता है ब्रीच तो आप जो है क्या कर सकते हो, तो आप जो है यहाँ पे इसको ये कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को जो है रेप्यूडिएट कर सकते हो। लेकिन जब आप वारंटी का जो है यहाँ पे ब्रीच होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। तो बायर यहाँ पे ये इलेक्ट कर सकता है कि अगर कंडीशन का ब्रीच हो रहा है तो उसको ट्रीट करे कि भाई वारंटी का जो है ब्रीच हुआ है और डैमेजेस के लिए वो क्लेम कर सकता है। इससे ये बात हमको समझ में आती है, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, उसने पार्ट यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लिया और सेवरेबल भी नहीं है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर can only be the breach as a breach of warranty and not as a ground of rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of contract express or implied to that effect. Nothing in the section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise। तो यहाँ पे हमारा जो है आई गेस यूनिट 2 का मेजर पार्ट खत्म हो जाता है, और अभी भी काफ़ी पार्ट यहाँ पे यूनिट 2 के अंदर बताया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशंस देखेंगे। यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशंस का मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, मॉड्यूल आप देखोगे तो एक पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया हुआ है, मैंने उसका अच्छे से प्रॉपर चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें से हमने कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस नीचे कवर किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे चार्ट में ही कवर हो जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं सबसे पहले इम्प्लाइड कंडीशन के अंदर में, कंडीशन एज टू द टाइटल सेक्शन 14 क्लॉज ए के अंदर ये कवर किया जाता है। इन केस ऑफ अ सेल ही हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स, यहाँ पे उसके पास राइट रहता है सेल करने के लिए गुड्स के लिए। इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, जैसे मैंने ऊपर हुआ था एग्रीमेंट टू सेल को मैंने शॉर्ट में लिखा है A2S, तो A2S नथिंग बट एग्रीमेंट टू सेल। ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास, जब उसकी प्रॉपर्टी पास होने वाली है तब उसके बाद सेल का राइट आएगा। इफ द सेलर्स टाइटल टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव द बायर मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द ओनर एंड रिकवर द प्राइस फ्रॉम द सेलर। अगर आपका जो है सेलर का टाइटल डिफेक्टिव होता है तो बायर को रिटर्न करने पड़ेंगे और जो भी प्राइस रहेगा वो सेलर से रिकवर करना पड़ेगा। फिर आता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन सेक्शन 15, इसके अंदर आ जाता है हियर देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, आपके डिस्क्रिप्शन के साथ वो करस्पॉन्ड होने चाहिए। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स विच आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, जैसे आपने मांग की है वैसे आपको गुड्स मिलने चाहिए। अगर आप जैसा डिमांड कर रहे हो जैसे आप मांग रहे हो वैसे आपको गुड्स नहीं मिल रहे तो फिर आपको जो है प्राइस पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसको आप उसको एक्सेप्ट करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल के अंदर क्या होता है सेक्शन 17 कवर करता है इसको। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द बल्क शेल, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते थे मेजर। सबसे पहला आता है द बल्क शेल करस्पॉन्ड विद द सैंपल, बल्क आपका करस्पॉन्ड करना चाहिए सैंपल के साथ में। दूसरा आता है द बायर शेल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग। तीसरा आ जाता है द गुड्स शेल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग देम unmerchantable which would not be apparent on reasonable examination of sample if
द डिफेक्ट्स आर लेटेंट, बायर कैन अवॉइड द कॉन्टैक्ट। अगर आपके डिफेक्ट्स लेटेंट हो जाते हैं तो बायर आपका जो है क्या कर सकता है, आपके कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर सकता है। फिर आ जाते हैं हम लोग सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन के अंदर में सेक्शन 15 ही अगेन कवर होता है। द बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्टैक्ट ऑफ द बल्क डज नॉट, इफ द बल्क डज नॉट करस्पॉन्ड्स विद ईदर ऑफ द कंडीशन। जो भी उसने डिस्क्रिप्शन दिया था अगर उसके साथ वो ये नहीं कर रहा है, करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। सब उसके बाद आता है कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 यहाँ पे कवर करता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में वो कवर करना था, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए इसको नीचे कवर किया हुआ है। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 यहाँ पे कवर करता है। ऑर्डिनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। हाउएवर द कंडीशन एज टू रीजनेबल फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी implied if the buyer had made known to the seller the purpose of his purchase। अगर आपका जो बायर है वो अपने सेलर को पर्पस बता देता है अपने परचेज के लिए। से फॉर एग्जांपल मैं आपके यहाँ पे कुछ गुड्स खरीदने आया हूँ और मैंने वो गुड्स किस पर्पस के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैंने अगर आपको वो बता दिया है और मैं आपके स्किल या फिर जजमेंट के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ ऑफ द सेलर टू सिलेक्ट द बेस्ट गुड्स एंड द सेलर हैज़ ऑर्डिनरली बीन डीलिंग ऑन दोज गुड्स, this implied condition will not apply if the goods have been sold under a trademark or a patent। लेकिन ये implied condition आपकी अप्लाई नहीं होगी कब, जब आपका वो किसी ट्रेडमार्क या फिर पेटेंट के अंदर जो है बेचा जा रहा है। There is implied condition of part of the seller that the goods supplied shall be reasonably fit for the purpose for which the buyer wants them। जिसके लिए भी वो उसको चाहिए उसके लिए वो फिट होना चाहिए, एक implied condition होती है। ऊपर भी हम लोगों ने समझाया provided that the following conditions are fulfilled। लेकिन उसके लिए कुछ conditions आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगेन वही पॉइंट्स रिपीट होंगे कि भाई आपका जो पर्टिकुलर पर्पस है वो आपको उसको बताना पड़ेगा, आपने उसकी स्किल एंड जजमेंट पर रिलाई किया हुआ होना चाहिए, और जो बायर जो आपका सेलर है वो उस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के गुड्स के अंदर डील भी करना चाहिए। जो मेरी डिमांड है वो उसके पास होना भी चाहिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन मांग रहा हूँ ना वो सेलर के पास जो है होना भी चाहिए। तो यहाँ पे फिर आपकी ये इम्प्लाइड कंडीशन आ जाती है। उसके बाद ऊपर वापस आ जाते हैं हम लोग चार्ट में, तो कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 आपका यहाँ पे आता है। ईयर देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स बी मर्केंटेबल ऑफ मर्केंटेबल क्वालिटी, मर्केंटेबल क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। 2 रिक्वायरमेंट्स आपको होती है इस कंडीशन के अंदर, अगर आपको इस कंडीशन को अप्लाई करना है तो सबसे पहला गुड्स शैल बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन, आपको गुड्स जो है डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही बॉट करने हैं। और दूसरा सेलर शुड बी डीलर इन द पर्टिकुलर गुड्स, सेलर जो है उसके अंदर डीलर होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन एज टू होलसमनेस, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स मिल्क प्रोडक्ट्स जो है अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, एक्सपायरी नहीं होने चाहिए, तो ये आपका जो है आ जाता है इसके अंदर में। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाता है और देखते हैं, अभी तक हम लोग इम्प्लाइड कंडीशन देख रहे थे, अभी हम लोग इम्प्लाइड वारंटीज देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है वारंटी एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन, सेक्शन 14 क्लॉज बी आ जाता है यहाँ पे। एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल हैव एंड एंजॉय क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स, दैट इज टू से इफ द बायर हैविंग गॉट पोजीशन ऑफ द गुड्स इज लेटर ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिज पोजीशन ही इज इंटाइटल्ड टू sue द सेलर फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी। यहाँ पे जो है आपका जो है वो ब्रीच कर सकते हैं अपने वारंटी के लिए। वारंटी एज टू द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, सेक्शन 14 सब सेक्शन क्लॉज सी यहाँ पे आ जाता है। एंड इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज ऑफ इनकम्बरेंस, कोई भी चार्ज या फिर इनकम्बरेंस से जो है वो यहाँ पे गुड्स आपके फ्री होने चाहिए, आपकी एक इम्प्लाइड वारंटी आ जाती है। इन फेवर ऑफ एनी थर्ड पार्टी नॉट डिक्लेयर और नोन टू द बायर बिफोर और एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर, मतलब कि आपका जो है आप लोगों ने बेसिकली उसको जो है गिरवी नहीं रखा हुआ होना चाहिए, आपने उसको कुछ भी अभी मॉर्गेज वगैरह नहीं करना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम जो है एनी चार्ज होना चाहिए, कोई भी चार्ज उस पर आपके क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर कोई चार्ज है भी तो आपको जो सामने वाली पार्टी को जो है वो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तब आपको उसको जो है बता देना चाहिए उसके बारे में। उसके बाद आता है तीसरा वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, ऊपर ही हम लोग पढ़ के आए सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई, तो उसके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, अगर कोई भी आपके गुड्स डेंजरस नेचर्स के है, हजार्डियस नेचर्स के, तो आपको उसको जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये भी आपकी एक इम्प्लाइड वारंटी हो जाती है। उसके बाद लास्ट पार्ट केव अटेम्प्टर का पार्ट आता है यहाँ पे। द रूल ऑफ केव अटेम्प्टर इज लेड डाउन इन सेक्शन 16, इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, विच स्टेट्स दैट द subject to the provisions of this act or of any other law for the time being in force there is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale, कि भाई आपकी कोई भी क्वालिटी और फिटनेस का कोई भी यहाँ पे जो है यहाँ पे इम्प्लाइड कंडीशन या फिर वारंटी नहीं रहेगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर में। ये केव अटेम्प्टर जो है आपको बताता है, इससे कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर कवर किए हुए, डिटेल में कवर नहीं किए हुए क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर जो है ये पार्ट कवर हो जाता है और या फिर किसके अंदर इतना कंटेंट होगा नहीं, इसके लिए मैंने उसको जो है एक फ्लो चार्ट में ही रखा है।
सबसे पहला, इन केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ सेलर, अगर सेलर मिसरिप्रेजेंटेशन करता है तो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कीवर्ड टेम्पटर अप्लाई नहीं होता है, एक्सेप्शन के अंदर वो फॉल करता है। इन केस ऑफ अ कंसीलमेंट ऑफ लेटेंट डिफेक्ट्स बाय सेलर, कोई आपने सेलर ने जो है डिफेक्ट्स वगैरह छुपाए थे, कंसील किए थे। इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन, इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल, इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, मर्केंटेबल क्वालिटी, इन सब के जो है ये जो है एक्सेप्शंस पड़ते हैं आपके कीवर्ड टेम्पटर के। इसके साथ यूनिट 2 हमारा खत्म हो जाता है और यूनिट 3 के साथ हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स की, भाई आपका ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होगा और आपकी गुड्स की डिलीवरी कैसे होगी। सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर लाइज ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, जब आपका प्रॉपर्टी जब बायर के पास पास होगा सिर्फ और सिर्फ तभी जो है आप सूट कर सकते हो, सेलर सूट कर सकता है बायर को। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप। इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू बायर द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ द बायर, अगर आपका प्रॉपर्टी पास हो गया तो आपका साथ साथ रिस्क भी पास हो चुका है। दो द गुड्स में स्टिल लाई इन द सेलर्स पोजीशन, भले ही सेलर के पोजीशन में हो लेकिन रिस्क जो है फिर वो बायर का हो जाएगा अगर प्रॉपर्टी पास हो चुकी है तो। इंटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर, जब आपका पार्टी चाहेगा कि आपका जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना चाहिए तब आपकी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर हो जाएगी। सेक्शन 19 जब सेक्शन 1 कवर होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो है एक प्यारा सा चार्ट यहाँ पे आ जाता है, स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की। आपके स्टेजेस क्या रहेंगे, तो बेसिकली आपके 3 यहाँ पे स्टेजेस रहेंगे, लाइन से आपके सेक्शन भी चलते हैं, सेक्शन 20, 21 एंड 22। सबसे पहला स्टेज आ जाता है स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट की, भाई आपके गुड्स भी स्पेसिफिक से और स्पेसिफिक है और आपके स्टेट भी जो है गुड्स के वो है डिलीवरेबल स्टेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेदर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है तभी आपकी प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। एंड इट इज इमटेरियल वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस और टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और बोथ इज पोस्टपोन्डेड, भले आपकी टाइम ऑफ डिलीवरी पोस्टपोन्ड हो जाए, पेमेंट पोस्टपोन्ड हो जाए, टाइम ऑफ पेमेंट या फिर दोनों ही पोस्टपोन्ड हो जाए, फर्क नहीं पड़ता उससे हमको। दूसरा हमारा आ जाता है स्टेज यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स तो स्पेसिफिक है लेकिन अभी तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं, हमको डिलीवरेबल स्टेट में उनको लाना है। सेक्शन 21 कवर करेगा ये यहाँ पे। when there is a contract for the sale of specific goods and the seller has to do something to goods for putting them into deliverable state, property does not passes until such thing is done and buyer has notice thereof, जब तक वो चीज़ सेलर कर नहीं लेता और बायर ने उसका नोटिस नहीं कर लिया है तब तक जो है आपकी प्रॉपर्टी पास नहीं होगी सेक्शन 21 के अंदर में। और 22 के अंदर हम लोग देखते हैं हमारे थर्ड स्टेज के अंदर में, तो स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, स्पेसिफिक गुड्स भी है डिलीवरेबल स्टेट पे भी है, लेकिन व्हेन द सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग टू असर्टेन प्राइस, लेकिन सेलर ने अब तक प्राइस जो है असर्टेन नहीं किया, उसको कुछ चीज़ें करनी है जिससे वो प्राइस असर्टेन करेगा। तो व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट बट seller is bound to weigh, measure or test or to do some other act or thing with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price, the property does not passes until such act or thing is done and the buyer has noticed thereof, तो जब तक वो सेलर ये सारी चीज़ें कर नहीं लेता और बायर वो चीज़ उसको नोटिस भी नहीं कर लेता तब तक आपकी जो है प्रॉपर्टी पास नहीं होगी। तो ये आपके स्टेजेस हो जाते हैं 3। उसके बाद हम लोग नीचे तो गुड सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस अकाउंट्स में भी हमारा ये चैप्टर रहता है। तो सेक्शन 24 यहाँ पे सोगा के अंदर कवर करता है उस चीज़ को। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस और अदर सिमिलर टर्म्स, द प्रॉपर्टी डेरेंट पासिस टू बायर, तो कब यहाँ पे प्रॉपर्टी पास होगी बायर को, तो 3 यहाँ पे जो है सिचुएशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है, इसको ध्यान से समझना। व्हेन ही सिग्निफाइज इज अप्रूवल और एसेंट और एक्सेप्टेंस, जब वो एक्सेप्टेंस भेज दे या फिर अपना अप्रूवल जो है हमको सिग्निफाई कर दे सेलर को, और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट कर लेता है जिससे वो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेता है इन शॉर्ट। इफ ही डज नॉट सिग्निफाई दिस अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर बट रिटेन्स द गुड, हम लोग को वो अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है लेकिन वो क्या कर दे रहा है, डायरेक्टली रिटेन कर लेता है उन गुड्स को बिना हमको नोटिस दिए हुए ऑफ रिजेक्शन। देन इफ अ टाइम हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर रिटर्न ऑफ द गुड्स, हमने कोई टाइम फिक्स कर रखा रहेगा तो उस टाइम के एक्सपायर होने के बाद हम लोग मान लेंगे कि उसने हमको एक्सेप्टेंस दे दिया है। अगर कोई टाइम हमने फिक्स नहीं किया तो एक रीजनेबल टाइम बाद हम लोग मान लेंगे कि भाई अब उसने जो है गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। और तीसरी यहाँ पे सिचुएशन बनती है, ही डज समथिंग टू द गुड्स विच इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग, वो कुछ और चीज़ कर लेता है जिससे जो कि आपके एक्सेप्टेंस की बराबर होती है। जैसे कि उसने प्लेज कर दिया गुड्स को, अब वो प्लेज कर रहा है मतलब जाहिर सी बात है वो गुड्स को खरीद रहा है तभी तो वो प्लेज कर रहा है, तो उसका हमको एक तरीके से एक्सेप्टेंस वहाँ पे मिल जाएगा।
तो यहाँ पे नीचे हम लोगों ने जो है 26 की बातें कवर करी, ऊपर जो है सेल और रिटर्न जो है 24 कवर करते हैं, सेक्शन 24 कवर करते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद नहीं रखोगे तो चलेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 अनलेस अदरवाइज अग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क। जब तक आपका जो है कुछ और चीज़ आप जो है कुछ और टर्म्स पे एग्री नहीं करते, तब तक जो है आपका गुड्स जो है सेलर के रिस्क पे होता है अंटिल द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर टू द बायर। हम लोगों ने ऊपर देखिए जनरल रूल लिया कि भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई तो रिस्क भी ट्रांसफर होगा, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है तो तब तक रिस्क सेलर का होता है अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस्ड और एग्रीड। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर टू द बायर द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क। तो अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर ले तो फिर सामने वाली पार्टी का जो है बायर का जो है रिस्क हो जाएगा, भले ही आपने अभी तक डिलीवरी की है या फिर नहीं की। ऊपर भी हमने देखा था भले ही वो सेलर के पोजीशन में क्यों ना हो, इट इज प्रोवाइडेड दैट वेयर डिलीवरी हैज बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ ईदर बायर और सेलर द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन डिफॉल्ट। अगर डिफॉल्ट की वजह से, अगर किसी फॉल्ट की वजह से डिले हो रहा है तो रिस्क उस बंदे का रहेगा जिस बंदे की वजह से जो है डिफॉल्ट हो रहा है, एज रिकॉर्ड्स एनी लॉस विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, हमारे अगले सेक्शन के अंदर, सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर। एक ऐसे बंदे ने सेल कर दिया जो कि ओनर है ही नहीं गुड्स का। तो जनरल रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट सेलर कैन नॉट ट्रांसफर टू द बायर ऑफ द गुड्स अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। अगर आप सेलर हो तो आप सेलर के अलावा और कोई भी बायर को जो है बेटर टाइटल दे नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ सेलर ही उसको जो है उसका बेटर टाइटल दे सकते हैं। एक जनरल रूल रहता है। इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स देन द बायर ऑल्सो विल नॉट बिकम द ओनर। अगर सेलर उस गुड्स का ओनर ही नहीं है तो बायर जो है उसका ओनर कभी बन ही नहीं सकता। दैट इज द टाइटल ऑफ द बायर शेल बी द सेम एज दैट ऑफ द सेलर। सेलर का जो टाइटल रहेगा वो टाइटल आपका बायर का भी रहेगा। दिस रूल इज एक्सप्रेस इन द लैटिन मैगजीम। मैं उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। इस लैटिन मैगजीम के नाम से आपको क्वेश्चन बना दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ यूज हो रहा है। तो ये यहाँ यूज हो रहा है नीमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, विच मीन्स दैट नो वन कैन गिव वॉट ही हैज़ नॉट गॉट। अगर आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो आप किसी और को दे कैसे सकते हो। इसका कुछ एक्सेप्शन भी पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो है एक्सेप्शन इसका आता है सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। ऊपर सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी, तो वही डेफिनेशन को यहाँ पे तोड़ा गया है कि सबसे पहले जो है हम लोग तभी मानेंगे कि आपके मर्केंटाइल एजेंट ने जो सेल किया है वो वैलिड रहेगा, तभी मानेंगे जब वो ये फुलफिल करेगा कुछ कंडीशंस। पहली कंडीशन ये आती है कि भाई उसके पास कुछ पोजीशन में होने चाहिए, और वो पोजीशन में होने चाहिए उसके ओनर के कंसेंट से, उसके प्रिंसिपल के कंसेंट के वजह से उसके पास वो गुड पोजीशन में थे। दूसरा, उसने जो वो सेल किया है, जो भी चीज़ उसने एक्ट किया है उस गुड्स के साथ में, वो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में किया हुआ है, और उसकी जो भी अथॉरिटी थी उसके अंदर रह करके उसने किया हुआ है। और जो सामने वाला बायर है उसने जो है गुड फेथ में एक्ट किया हुआ है, तो फिर आपका जो है वैलिड माना जाएगा वो सेल। आपको मतलब बायर को जो है गुड टाइटल मिल जाएगा उस केस में। दूसरा हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन पड़ता है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। कोई एक जॉइंट ओनर ने यहाँ पे सेल किया हुआ है। यहाँ पे मैंने रेड में कीवर्ड हाईलाइट नहीं किए हुए क्योंकि है 2-3 सेंटेंस, और कुछ मतलब कीवर्ड करना चाहूँगा तो पूरा सेंटेंस हो रहा है, तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया। एक बार जस्ट आप गो थ्रू कर लेना, आपको जो है सारी चीज़ें दिमाग में जो है फिट हो जाएगी और एग्जाम में क्रैक हो जाएगी। कोई टेंशन की बात नहीं, बस एक बार गो थ्रू कर लेना, हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ इसमें कुछ है नहीं था, कुछ भारी कुछ था नहीं जो कि मैं तुमको बता दूँ उसको अलग से हाईलाइट करके। तो सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स के अंदर क्या होता है, तो इफ वन ऑफ सेवरल जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स हैज द सोल पोजीशन ऑफ देम बाय परमिशन ऑफ को ओनर्स। उसके पास सोल पोजीशन है और बाकी जो को ओनर्स है उसके परमिशन के उसके परमिशन और उनके कंसेंट के तहत उसके पास आई हुई है। काफ़ी हिंदी शब्द मेरे अंदर से यूज हो रहा हूँ मैं, बट ठीक है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बाइज देम फ्रॉम सच जॉइंट ओनर्स। तो आपका जो भी इस ऐसे जॉइंट ओनर से बंदा खरीदेगा तो उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, प्रोवाइडेड वो सामने वाला पार्टी ने जो है गुड फेथ में एक्ट किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आता है तीसरा एक्सेप्शन, सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो है पोजीशन जो है एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ऑब्टेन किया हुआ है, तो और अभी आप सेल कर रहे हो तो उसके वैसे केस में जो है गुड टाइटल मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। ये एक्सेप्शन से आ रहे हैं तो सब में अंदर मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जो है कंडीशन यहाँ पे डाली गई है, और मोस्टली कॉमन कंडीशन ये है कि भाई गुड फेथ में आपको एक्ट करना है। तो अ बायर वुड अक्वायर अ गुड टाइटल टू द गुड सोल्ड टू हिम बाय अ सेलर who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation, undue influence, provided that the contract had not been rescinded until the time of sale। बस सेल के टाइम तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है रिसाइंड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो वैलिड होगा, और सामने वाली पार्टी ने अगर गुड फेथ में तो रहना ही रहना है। और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने टर्म्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिवीजन में अच्छे से कवर किए हुए। तो अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन नहीं देखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको भी जाके देख लेना, और नोट्स आपको पता है कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे। अगला आ जाते हैं हम लोग सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयर ऑफ। उसने गुड्स तो बेच दिए सामने वाले पार्टी ने, लेकिन उसके बाद अभी भी पोजीशन है और वो दोबारा से वापस उन्हीं गुड्स को बेच रहा है।
तो वैसे केस में क्या होगा, तो इफ़ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट, सॉरी अगर माइक का डिस्टर्बेंस आया होगा, तो इफ़ अ पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन पोजीशन ऑफ देम और ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल या फिर किसी भी चीज़ के वो पोजीशन के अंदर में, दैट ही में सेल देम टू अ थर्ड पर्सन, और वो अभी किसी थर्ड पर्सन को बेचना चाह रहा है, एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स द डिलीवरी देयर ऑफ इन गुड फेथ, अगेन वो गुड फेथ में देखे कर रहा है, तो फिर आपका जो है वो वैलिड हो जाएगा और पोजीशन उसको मिल जाएगा। फिर अगेन सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी गुड्स हैज वेस्टेड इन, अगेन गुड फेथ वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा। सब केस में आ जाके यही पॉइंट यहाँ पे बैठता है कि भाई सामने वाले पार्टी ने गुड फेथ में करना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ एस्टोबल के अंदर देख लेते क्या है, तो वेयर द ओनर इज एस्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल, द ट्रांसफरी विल गेट अ गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर। अगर आप जो है किसको ये कर रहे हो, ये दिखा रहे हो कि भाई सामने वाली पार्टी के पास ये पावर है, ये उसके पास राइट है कि वो उन गुड्स को बेच सकते हैं, तो बाद में अगर आप जाकर के उसको डिनाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो उसके अंदर भी जो आपको पोजीशन मिल रहा है, गुड्स आपको जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो आपको वैलिड रहेगी और आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उसके बाद आपका जो है सेल बाय अनपेड सेलर, तो अगर कोई अनपेड सेलर जो है वापस से गुड्स को बेच रहा है, अगर वो अनपेड है, उसके पास पोजीशन है और वो बेच रहा है आपको, उसने रिक्वेस्ट किया प्राइस के लेकिन आप दे नहीं रहे हो, तो वो वापस से बेच रहा है, तो अगेन वो वैलिड रहेगा, सामने वाली पार्टी ने गुड फेथ में रहना है और वही सारी चीज़ें रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी का पूरा, आप देखोगे तो आखिर में पूरा डिलीवरी का एक बड़ा चौड़ा पार्ट यहाँ पे कवर किया हुआ है मॉड्यूल के अंदर, लेकिन इतना रिलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा मेरे को लगा है। लेकिन फिर मैंने एक उसके अंदर एक डायग्राम देखा, तो मैंने सोचा ये इसको डाल देते, तो अगर किसको इंटरेस्ट रहेगा डिलीवरी के फ्लो में, तो उसको यहाँ पे वो पॉज करके देख लेना, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से ये है नहीं। डिलीवरी की डेफिनेशन आपको पता है, कुछ खास उसके अंदर है नहीं, तो इसी के साथ यूनिट 3 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है और यूनिट 4 को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अनपेड सेलर के इंपॉर्टेंट यूनिट रहेगा एग्जाम के पॉइंट से, तो इसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर व्हेन, कब वो उसको हम लोग अनपेड सेलर मानेंगे, जब द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड एंड द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस, सेलर के पास ये राइट था कि उसको प्राइस मिलना चाहिए और उसको अभी तक प्राइस मिला नहीं है, या तो उसको पूरा प्राइस नहीं मिला है या फिर कुछ उसको एक पार्ट प्राइस का नहीं मिला हुआ है। When a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled, आपको कुछ कंडीशनल पेमेंट के इस पे आपको जो है कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था, बिल ऑफ एक्सचेंज या वगैरह कुछ भी आपको मिला था, लेकिन अभी तक जो है वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं की गई है बाय रीजन ऑफ द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज, और अब उसके वजह से जो है डिसऑनर हो गया, तो वैसे केस पे सामने वाला पार्टी अभी भी हमारा अनपेड सेलर कहलाया जाएगा। The term seller here includes any person who is in possession of seller, as for instance an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed, अगर कोई एजेंट है जिसको बिल ऑफ लाइडिंग एंडोर्स किया गया है तो वो भी सेलर के अंदर ही कवर किया जाएगा, और अ कंसाइनर और एन एजेंट हु हैज हिमसेल्फ पेड और इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस। राइट्स ऑफ वन अनपेड सेलर की है, आपके अनपेड सेलर के राइट्स क्या क्या रहेंगे अगेंस्ट गुड्स। सबसे पहला आ जाता है आपका सेलर्स लीन, सेलर्स लीन आपका सेक्शन 47 के अंदर आ जाता है। कुछ कुछ जगह पे मैंने यहाँ पे सेक्शन नहीं भी कवर किया, कुछ कुछ जगह पे किए हुए जहाँ मेरे को रेलेवेंट लगता है वहीं मैंने कवर किए हुए, जो कि अगर आपको याद करने का एफर्ट किस बच्चे ने लिया है तो वो सही जगह रहेगी, वहाँ पे आपको एफर्ट लेना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने वहाँ पे सिलेक्टिव सेक्शंस का जो है वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, कवर सारा कुछ किया हुआ है, लेकिन सेक्शन का नंबर मैंने सिलेक्टिव रखा है ताकि आपको रिवीजन करने में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, और ऑल टुगेदर सारा स्किप करो तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले आ जाता है आपका कि अनपेड सेलर के राइट क्या होते हैं। गुड्स के अगेंस्ट में दो राइट होते हैं, पहले आपके गुड्स के अगेंस्ट में राइट होता है अनपेड सेलर के, और दूसरा होता है आपके बायर के अगेंस्ट पर्सनली, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग गुड्स के अगेंस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सेलर्स लीन। सेलर्स लीन के अंदर क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज इंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन ऑफ देम अंटिल पेमेंट, जब तक उसको पेमेंट नहीं मिलता तब तक उसका वो पोजीशन रिटेन करके रख सकता है। यहाँ पे उसके जो है नेमली 3 केसेस में वो ये कर सकता है, जब उसको जो है वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, आपने क्रेडिट का कुछ भी स्टिपुलेशन वहाँ पे रखा ही नहीं, एक पीरियड वगैरह कुछ आपने बताया नहीं कि भाई क्रेडिट का क्या रहेगा, कुछ सिस्टम वगैरह कुछ आपने डिसाइड नहीं किया हुआ है। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, आपने टर्म्स वगैरह डिसाइड किए थे और आपके टर्म्स अभी एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो वैसे केस में आप जो है लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, और आपका बायर जो है इंसॉल्वेंट बन चुका है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग सबसेक्शन 2, द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन नॉट विस्टैंडिंग दैट ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बेली फॉर द बायर। उसके बाद हम लोग पार्ट डिलीवरी, वेन एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड्स, आधी डिलीवरी हो गई है आधी डिलीवरी नहीं हुई है, ही में एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ऑन द रिमाइंडर, जो उसके बाद बचा कुचा पार्ट है वो उसके ऊपर जो है लीन एक्सरसाइज कर सकता है, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड
अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज टू शो एन एग्रीमेंट टू वेव द लीन। अगर आपने पार्ट डिलीवरी इस वजह से की थी कि आप ये दिखाना चाह रहे हो सामने वाले पार्टी को कि आपने लीन को जो है वेव कर लिया है। सपोज मैंने जो है कुछ गुड्स थे उसको मैंने लीन एक्सरसाइज करके रखा हुआ था, अब उसमें से मैंने कुछ आधे गुड्स का जो है पोजीशन पार्ट कर लिया, ये दिखाने के लिए मैं मेरी लीन वेव कर रहा हूँ। तो फिर वैसे केस में फिर आप जो है बाकी जो बचे हुए पार्ट जो गुड्स आपके पास बचे हुए उनके ऊपर आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने आधे गुड्स दिए ही इसके लिए थे कि ये बताने के लिए कि भाई मैं लीन बंद कर रहा हूँ, मेरी लीन मैं हटा रहा हूँ, मेरी लीन को मैं त्याग रहा हूँ। ठीक है। तो देन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैविंग अ लीन देयर ऑन डज नॉट लूजेस हिज लीन बाय रीजन ओनली दैट ही इज ऑब्टेन अ डिग्री फॉर द डिग्री ऑफ फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। उसको सिर्फ प्राइस मिल गया, इसके वजह से इसके मतलब ये नहीं कि वो लीन उसका जो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ लीन। टर्मिनेशन ऑफ लीन के अंदर क्या होता है, तो हाउएवर द अनपेड सेलर लूजेस हिज राइट ऑफ लीन अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो आपका जो लीन का राइट है वो जो है यहाँ पे खो देता है। वो कौन से लूज कर लेता है, खो देता है। और वो कौन से यहाँ पे ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, तो सबसे पहले आता है व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के पर्पस के वो किसी कैरियर को या फिर बेली को जो है गुड्स डिलीवर कर देता है विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल, और उसने जो राइट ऑफ डिस्पोजल है वो भी रिजर्व नहीं किया गया था। वेर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ द गुड्स। लॉफुली अगर बायर ने या फिर उसके एजेंट ने आपसे पोजीशन ऑब्टेन कर लिया तो आपका लीन जो है खो गया है, लॉस हो गया, यहाँ पे आप लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। लीन का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि गुड्स आपकी पोजीशन में होने चाहिए। अगर आपके गुड्स पोजीशन में है ही नहीं तो आप लीन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। वेयर द सेलर हैज वेव द राइट ऑफ लीन, उसने खुद ही जो है लीन को त्याग दिया है। या फिर बाय स्टेबल दैट इज वेयर द सेलर सो कंडक्ट्स हिमसेल्फ दैट ही लीड्स थर्ड पार्टीज टू बिलीव दैट द लीन डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड पार्टी को सेलर ये बिलीव करवा रहा है कि भाई लीन एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। इसका कुछ एक एक्सेप्शन भी रहता है। द अनपेड सेलर ऑफ द गुड्स हैविंग अ लीन देयर ऑन डज नॉट लूजेस हिज लीन बाय रीजन ओनली दैट ही हैज ऑब्टेन्ड। ये ऊपर हम लोग ने सेम लाइन देखी है। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे फोर्थ, हम लोग जो है फोर्थ पॉइंट याद रहता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो आपके सेलर के पास एक और एक राइट आता है कि वो जो है ट्रांजिट को बीचों बीच रोक सकता है। लेकिन ये देखना कौन से केस में होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट रहेगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स हैज द राइट ऑफ स्टॉपिंग टाइम इन ट्रांजिट। अगर जिसने पोजीशन पार्ट कर लिया उसके बाद ये राइट है कि भाई वो ट्रांजिट में रोक सकता है गुड्स को। दैट इज टू से दैट ही में रिज्यूम द पोजीशन, वो आपके पोजीशन को रिज्यूम कर लेगा ऑफ द गुड्स एज सो लॉन्ग एज दे आर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, जब तक वो ट्रांजिट के कोर्स में तब तक, एंड में रिटेन देम अंटिल पेड अंटिल द प्राइस इज पेड और टेंडर्ड ऑफ द गुड्स। आपके जो प्राइस जब तक जो है पे नहीं हो जाता तब तक वो उसको रिटेन करके रख लेगा अपने पास में। कुछ कंडीशंस यहाँ पे आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको ये राइट को एक्सरसाइज करना है आपके सेलर को। सबसे पहला वो अनपेड होना चाहिए, दूसरा कुछ आपके ट्रांसिट में होना चाहिए, तीसरा आपका जो यहाँ पे जो बायर है वो आपका इंसॉल्वेंट बन जाना चाहिए, एंड द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आपके जो ये राइट आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो आपके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कर रहे हो। अगर लास्ट आपका यहाँ पे राइट आता है, मेरे ख्याल से लास्ट ही रहेगा आपके इसके अंदर गुड्स के अगेंस्ट में, राइट ऑफ रीसेल। द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल द गुड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कुछ कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी तो आप रीसेल का राइट को भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आपका सेलर। सबसे पहला वेयर द गुड्स आर ऑफ अ पेरिसेबल नेचर। अगर आपके गुड पेरिसेबल नेचर के तो वैसे केस में क्या होगा, इन सच अ केस द बायर नीड नॉट टू बी इन्फॉर्म द इंटेंशन ऑफ रीसेल। तो बायर को कोई भी अपने इंटेंशन रीसेल के इंटेंशन के बारे में जो है इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सॉरी सेलर को, बायर को कोई भी उसके इंटेंशन को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वेर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन। ये तो हो गया पेरिसेबल नेचर केस में। लेकिन उस केस में जहाँ पे उसने नोटिस भेजा है तो वैसे केस में क्या होगा, इफ आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द बायर फेल्स विद द रीजनेबल टाइम। आपका बायर फिर भी नोटिस मिलने के बाद भी रीजनेबल टाइम में फेल हो जाता है प्राइस को पे करने से, तो सेलर आपके गुड्स को जो है रीसेल कर सकता है। इसमें भी कुछ पॉइंट आते हैं कि भाई अगर रीसेल किया उतना वैल्यू नहीं मिला तो क्या होगा। तो यहाँ पे नीचे 2 पॉइंट्स हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने जो है क्या किया, आप लोगों ने रीसेल किया और आपको रीसेल करके जो है प्राइस में जो है मतलब जितना वैल्यू आपको मिलना चाहिए था पूरा नहीं मिला, आपको कम ही मिला, थोड़ा ही मिला। तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो डिफरेंस है, वो आप रिकवर कर सकते हो आपके बायर से एज डैमेजेस। और अगर आपको जो है कोई भी एक्सेस मिला है, आपको कोई भी हायर वैल्यू पे आपके गुड्स बिके गए हैं, तो ऊपर का जितना भी एक्सेस है वो आपका जो है आप रिटेन करके रख सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कौन से ऐसे राइट्स है जो कि आपको अनपेड सेलर को आपके बायर के अगेंस्ट मिलते हैं। तो 4 ऐसे बेसिक यहाँ पे राइट्स होते हैं। सबसे पहले सूट फॉर प्राइस, वो सूट कर सकता है फाइल प्राइस के लिए। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, और रेपुडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर ड्यू डेट, और वो इंटरेस्ट वगैरह के लिए भी सू कर सकता है। इसी के साथ पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है विद इन
विद इन हम लोगों ने 40 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा का पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो पसंद आया रहेगा एंड आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा। थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ फास्ट में, वो फास्ट बोलने में अभी थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि रिवीजन अपना हो चुका है। तो यस, तो आपके ये जो रिवीजन वीडियो है थोड़ा सा शायद फास्ट गया होगा, आई डोंट नो कैसे गया है, मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो। जैसा भी तुमको लगा, नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे एंड मेरे को लगता है ये हेल्पफुल तुमको ज़रूर रहा होगा रिवीजन वीडियो। कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट्स आ नहीं रहे हैं तुम्हारे, वैसे देख रहा हूँ मैं, लेकिन 80 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े और 100 सब्सक्राइबर्स का जो है गोल है जल्दी से करवा दो। इसके बाद जो हमारा जो वीडियो आने वाला है वो पार्टनरशिप एक्ट के रिवीजन का आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करना, मैं उस पर उसके नोट्स पे ही काम कर रहा हूँ। सोगा के नोट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स, बीसीआर के, इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है, ज्वाइन करो। तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो, नोट्स तो मैं देख रहा हूँ बहुत लोग आके उधर देख रहे हैं, लेकिन ज्वाइन कोई नहीं कर रहा है। तो पहले ज्वाइन कर लो, फिर नोट्स देख लो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे लिए डाले, लेकिन ज्वाइन तो कर लो पहले उससे। और यस, इसी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन भी जल्द से जल्द करेंगे सुपर फास्ट। तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड लगे रहो, एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर।